please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या अपडेट? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद पल पल घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। कांग्रेस ने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए एक होटल के 120 कमरे बुक करा लिए हैं और उस तरफ एक बड़ी सी बस रवाना भी हो चुकी है जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद हैं। जनता दल सेक्युलर के नेता कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर उनके विधायकों को 100 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच देने का एक बड़ा आरोप मढ़ा है। बीजेपी की तरफ से येदियुरप्पा सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस जेडीएस भी राजभवन की परिक्रमा कर रही है। कांग्रेस को सत्ता की ऐसी प्यास है कि चुनावों में हार के बावजूद भी वो खून के घूंट पीने से नहीं हिचकिचा रही। 3 महीने के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता जिस तरीके से देवेगौड़ा और कुमारस्वामी की पार्टी जनता दल सेक्युलर को जनता दल संघ करार दे रहे थे, वो सियासी दुश्मनी भूलकर अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इन्हीं कुमारस्वामी को बगैर मांगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी की पार्टी तैयार हो चुकी है। लेकिन चुनाव नतीजों से जोर का झटका लगते ही ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का जो गुरूर था कि वो चुनाव पूर्व गठबंधन करते जेडीएस से, वो टूट गया है। कांग्रेस ने कर्नाटक की सबसे छोटी पार्टी जेडीएस को सरकार बनाने में न केवल मदद का भरोसा दे दिया है बल्कि कुमारस्वामी के पीछे पीछे बिना शर्त उनकी पार्टी खड़ी भी हो चुकी है। साफ है, राहुल की कांग्रेस का मकसद किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को 2019 में सत्ता में पहुंचने से रोकना है। क्या इस फैसले को इसका संकेत माना जाए कि राहुल अब विपक्षी दलों के सामने झुकने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या राहुल गांधी अकोमोडेटिव हो गए हैं? कर्नाटक चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता चुके थे, क्या अब वो मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए समझौतों के लिए तैयार हो गए हैं? क्या वो क्षेत्रीय छत्रपों को आगे कर उनकी मदद करने को तैयार हो चुके हैं? क्या क्षेत्रीय दलों का पिछलग्गू होना भी कांग्रेस ने कबूल करने की ठान ली है? कर्नाटक में भी कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उससे कांग्रेस हताश है। महज 6 दिनों के आक्रामक प्रचार अभियान से मोदी ने 3 महीने से चुनावी अखाड़े में उतरे राहुल को राजनीति का नौसिखिया एक बार फिर करार देने की कोशिश की। सवाल उठता है कि क्या जुमले की तरह उछाला गया कांग्रेस मुक्त भारत का नारा हकीकत बन जाएगा? कई सवाल है जो आज के दौर में जरूर उठेंगे और हम तो पूछेंगे कि क्या कर्नाटक के नतीजों के बाद मीडिया के सवालों से डरकर राहुल गांधी अभी तक जनता के सामने नहीं आए हैं? आखिर कहां है राहुल गांधी? 48 घंटे का वक्त हो रहा है। सवाल नंबर 2 कि क्या राज्यपाल को चुनाव नतीजों के बाद बने गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता देना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुमत का दावा कर रहे हैं? और सवाल नंबर 3 कि क्या चुनाव नतीजों के बाद बने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन से पीछे रह गई बीजेपी को सत्ता की दावेदारी का कोई भी नैतिक हक है क्या? कर्नाटक का सत्ता कांड, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा और पल पल का अपडेट बेंगलुरु से भी। लेकिन पहले एक नजर दिन भर तेजी से बदलते रहे इस घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, कर्नाटक का सत्ता कांड। JDS and Congress put together, we are under 16 and one MLA is with us. BJP leaders, if they start horse trading, then I have to protect my MLA's interest, my party interest. At that time I will take proper decision. Legislature party has elected me as the legislature party leader. I have just handed over that copy to the governor and I requested him as early as possible to allow me to take oath as Chief Minister of Karnataka. He told me he is going to take appropriate decision as early as possible. 3 दल, एक गठबंधन और 2 दावेदार। कर्नाटक में खंडित जनादेश ने सत्ता के लिए नए संघर्ष की राह तैयार कर दी है।
दिन भर राज्यपाल से बात मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। चुनाव में जीते उम्मीदवारों को होटल की हद में रखने से लेकर बस में एक रिजॉर्ट से दूसरे तक घुमाने की मजबूरी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस संघर्ष में अगर कहीं कुछ दांव पर है तो वो है राहुल गांधी का सियासी भविष्य। कन्नड़ स्वाभिमान, लिंगायत कार्ड से लेकर चप्पे चप्पे पर चुनावी दौरे के बावजूद कुछ नहीं बदला तो हार दर हार का सिलसिला। सीने पर हार के कई तमगे लगा चुके राहुल की बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पहली हार के बाद अब दो सियासी लाइफलाइन बची हैं। पहला, किसी भी तरह कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से दूर रखकर कांग्रेस गठबंधन की ताजपोशी। इसके लिए तमाम घोड़े खोल दिए गए हैं। Received both the parties declined to form the government with a stable government. We have submitted sufficient number to convince the government. Support. We have to extend the support to JDS leadership. Legislature party, Bharatiya Janata Party and the central leadership does not believe in fair politics. They don't believe in democracy. 55% people of Karnataka have rejected Congress, and therefore this backdoor entry or attempt to have backdoor entry by Congress, there is an attempt to create unnatural tension that people of Karnataka have rejected Congress. दूसरी और आखिरी लाइफलाइन है 2019 से पहले होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में बीजेपी को हर हाल में हराने की कुबत। कर्नाटक की हार ने साबित कर दिया कि आरएसएस ने बीते 25 वर्षों में जैसा संगठन खड़ा किया है उसका तोड़ 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी के पास अब नहीं है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप ने कांग्रेस को ऐसा जकड़ा है कि उस पर हिंदुओं को तोड़ने और बंटवारे की राजनीति करने का आरोप फौरन चस्पा हो जाता है। ऐसे राहुल मंदिर मंदिर घूमकर भी वोट नहीं जुटा पाते। कर्नाटक में लिंगायत कार्ड भी उनके काम नहीं आ पाता। They are touching, but nobody will go. See, in 2010 they did the same thing. That is their habit. That is their habit. Yeah, they want power. That's all. हुक्का-लिंगा की राजनीति करने वाले देवेगौड़ा की पार्टी से करीबी ने झटके में बीजेपी को फिर से लिंगायत के करीब कर दिया है। फिलहाल कर्नाटक में राहुल भले ही बीजेपी को घेरते नजर आए, लेकिन 2019 की सियासत के लिए ये दांव कितना कारगर होगा ये नहीं कहा जा सकता। Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. कर्नाटक में राहुल के 3 महीने बनाम नरेंद्र मोदी के 6 दिन से निकला नतीजा बहुत कुछ कहता है। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या कर्नाटक में बीजेपी को घेरकर राहुल गांधी 2019 में पीएम मोदी को हरा पाएंगे? हमारा आज का सवाल एक बार फिर सुनिए, आपके जवाबों का हमको इस लाइव डिबेट में इंतजार रहेगा कि क्या कर्नाटक में बीजेपी को घेरकर राहुल गांधी 2019 में पीएम मोदी को हरा पाएंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #कर्नाटक का दंगल, इसके जरिए आप ट्वीट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं बगैर वक्त गवाए जो खास लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में 2 खास मेहमान, गुंजा कपूर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गुंजा, स्वागत है आपका। AK वाजपेयी जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं, लीडर हैं, स्वागत है आपका। जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है सुधांशु जी। जयवीर शेरगिल, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और काफ़ी अरसा से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभाले हुए थे इस दौरान। शुक्रिया आप सबका इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में जनता दल सेक्युलर के दानिश अली भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल, जयवीर जी, चुनाव हार कर भी जीतने की इतनी लालसा क्यों है? क्या यह जायज है कि जो सरकार 5 साल में 122-23 से घटकर आज 78 पे आ गई है,
वो सरकार बनाने की इतनी बड़ी कवायद करेगी? राजीव गांधी का दिन भूल गए? 1989 में राजीव जी ने क्या किया था? सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी लोकसभा में विपक्ष में बैठे थे। क्यों ये सत्ता की लालसा? किस बात का खौफ? सुमित जी, आपकी इजाजत से दो बातें कहूंगा और बहुत स्पष्ट, और आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। सबसे पहले, आपका शो शुरू होने से पहले आपके उत्तेजित ऊर्जावान कमेंटेटर ने बहुत चलाया, कांग्रेस श्री राहुल गांधी ने इतना कुछ किया, क्या हासिल हुआ। विनम्रता से कहूंगा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अगर सच्ची है तो, क्योंकि आजकल फेक न्यूज का जमाना है, अगर वो साइट सच्ची है तो कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट और वोट शेयर भी हमारा भाजपा से ज्यादा है, तो ये पाया। जब मोदी जी भाजपा में 7 लाख एक्स्ट्रा वोट पाने से? नहीं, मैं खुश नहीं हूं। नहीं, इस देश में ऐसी कौन सी सरकार चलती है जो वोट परसेंटेज पे सरकार बना देते हैं? आप उससे अधिक पॉलिटिशियन हैं। बिल्कुल नहीं सुमित जी। अब वही वही अब मैं वही पॉइंट, दूसरा पॉइंट रखना चाहता हूं जो आपने प्रश्न, और बड़ा वाजिब प्रश्न है। जब अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी मेघालय में 2 एमएलए और गोवा और मणिपुर में चाल चलें तो वो चाणक्य नीति, जब कांग्रेस सरकार बनाए तो वो राजनीतिक लालसा। मुझे लगता है मीडिया को भी, न्यायालय को भी, राज्यपाल को भी अब ये रख लेना चाहिए कि क्या चाणक्य नीति है और क्या राजनीतिक लालसा है। हां, आज जब भाजपा लड्डू शहनाई में जब व्यस्त थी और कांग्रेस और जेडीएस ने चुस्ती दिखाई, तो आज हमने बाजी मार ली। तो कांग्रेस को भी हक बन जाता है कीचड़ में कूदने का? नहीं, वो गंदे हैं तो हम भी गंदे होंगे? नहीं, ये तो मैंने आपकी तुलना बीजेपी से नहीं की थी, आपने तो खुद कर ली बीजेपी से अपनी तुलना। मैंने आपकी तुलना राजीव गांधी से की, 1989 से की। आप अपने नेता के प्रेसिडेंट याद नहीं कर रहे हैं, आप बीजेपी के प्रेसिडेंट याद करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस की यह स्थिति आ गई है? सबसे बड़ा पुरानी पार्टी इस देश की? नहीं, कांग्रेस की। अब मैं बताता हूं कि आज ये क्यों हुआ सुमित जी, क्यों हुआ। जब कांग्रेस पार्टी ने देख लिया कि भाजपा धन बल का प्रयोग करके जनबल को कुचल रही थी, गोवा मणिपुर में मतदाताओं को, जनादेश को कुचल रही थी, तो आज ये निर्णय लिया गया कि अब भाजपा की चाल नहीं चलेगी, उनके नियमों के अनुसार हम खेलेंगे, तो और 55% वोट से अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम बनाएंगे। खौफ नहीं, अगर इसको खौफ का आप नाम देते हैं, हाँ, तो आप खौफ नहीं है। ये हमारा लक्ष्य है कि जहां 2014 में नारा था घर घर मोदी, 2019 में नारा हो बाय बाय मोदी, ये हमारा लक्ष्य है। हम इस पे काम कर रहे हैं, और अगर वो चाणक्य नीति उनके लिए है तो, और मौका परस्ती इसी को नहीं कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा? और जब महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने अलायंस किया था प्रचार के बाद, तो कांग्रेस ने क्या क्या नहीं कहा। आज जनता दल सेक्युलर जो 5 साल से आप विरोध करते रहे, जो सिद्धारमैया कुमारस्वामी को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, आज उनके घर जा रहे हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। जयवीर जी, दुनिया बहुत कुर्सी पे जालिम बैठना है, होता, तुरंत आईना दिखाती है। सुमित जी, कुर्सी पे बैठना होता तो ये गठबंधन इस शर्त पे होता कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होगी, तभी आउटसाइड सपोर्ट की है। और वो भी दिन मत भूलिए जब भाजपा ने वीपी सिंह सरकार को समर्थन, पहला, दूसरा, जिस दिन और मैं भी नहीं, आपके शो पे जिम्मेदारी से कहता हूं, सुन लीजिए, आपके शो पे जिम्मेदारी से कहता हूं, आपका तजुर्बा मुझसे कहीं ऊपर उठ के है। जिस दिन भाजपा और पीडीपी की तरह, जब पीडीपी एक तरफ आतंकवादियों की भाषा बोलती है और भाजपा राष्ट्रवाद का प्रचार करती है, जिस दिन ये कांग्रेस और जेडीएस के साथ हुआ, यहीं बैठूंगा शो पे और उत्तर दूंगा। आज एक लक्ष्य है कि भाजपा की जुमला शताब्दी कर्नाटका की पटरी पे नहीं चढ़े। मतलब जो काम बीजेपी कर रही है वो काम आप भी करेंगे। पहले तो देख ले दर्शक, आज पहले तो उत्तर दूंगा, और अगर हमारे मूल्य सिद्धांतों पे समझौता हो रहा, हाँ, समर्थन भी वापस लेंगे। अगर कल को लगा कांग्रेस के मूल्य सिद्धांतों पे, विचारधारा पे समझौता हो रहा है, हम वो सरकार नहीं है, आपको खुद ही चलाया है। जब प्रधानमंत्री मोदी तालियां मार रहे थे, जब महबूबा मुफ्ती के पिता पाकिस्तान को शुक्रिया अदा कर रहे थे। अरे जनाब, इन्हीं महबूबा मुफ्ती के साथ आपने भी सरकार चलाई है 2004 में, मत भूलिए, मुझे याद है, मैं अलायंस आपका कवर करता था यूपीए। तो महबूबा मुफ्ती इतनी बुरी शख्स नहीं है, आपके साथ थी बाकायदा। खैर सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे करारी शिकस्त क्या हो सकती है कि आप जीत भी गए और हार गए? तीनों बिंदुओं का उत्तर देता हूं। पहली बात, मणिपुर और गोवा, वहां और यहां में तुलनात्मक अंतर यह है कि तकनीकी दृष्टि से वहां पर कांग्रेस ने दावा ही नहीं किया था
दावा छोड़िए, वो अपने विधायक दल की बैठक करके विधायक दल का नेता ही नहीं चुन पाए थे। तो कुछ कुछ स्थिति ये हो गई कि एक प्रश्न पत्र लेकर एक परीक्षार्थी कह रहा है कि मैंने जमा तो नहीं की है उत्तर पुस्तिका, मैं तो परीक्षा भवन में गया भी नहीं हूं, परंतु दूसरे विद्यार्थी से ज्यादा मुझे बेहतर प्रश्न पता है, इसलिए मुझे टॉपर घोषित कर दिया जाए। क्या यह संभव है? मैंने मान लिया हो सकता उसको ज्यादा पता हो, पर जिसने उत्तर पुस्तिका सबमिट की उसी की उत्तर पुस्तिका की जांच होगी ना। जब दावा किया ही नहीं तो क्या जांच होती? जब नेता चुना ही नहीं तो क्या अगला कदम होता? अब मैं आता हूं इसके ऊपर जो इन्होंने बात कही अभी हमारे आप गोवा छोड़िए, कर्नाटक की उत्तर पुस्तिका दिखाइए ना सुधांशु जी ने। देखिए मुझे 112 विधायक बताइए कैसे हो रहे हैं बीजेपी के पास? 104 प्लस 8 कहां से आ रहे हैं? हाँ मैं बता रहा हूं, यहां तो 2 दावे हैं ना, तो नहीं मैं इस पे बता रहा हूं, यहां तो 2 दावे हैं ना, 2 तो राज्यपाल को निर्णय लेने के लिए वक्त चाहिए। वहां तो एक ही दावा था, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अब मैं कर्नाटक पे आता हूं। देखिए एक बात कहूं, अगर कोई एक व्यक्ति हत्या कर दे तो वो हत्यारा, और अगर सामूहिक हत्या हो आतंकवाद के द्वारा तो वो अफजल कानून का मारा, हालात का मारा। उसी प्रकार से एक विधायक से डील हो तो डील। मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे हमारी और पीडीपी के बीच की आप बात कहते हैं, कितने दिन लगे थे समझौते तक पहुंचने में? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, तो समझ में आता है कि एक राजनीतिक समझौता हुआ। यह जो जेडीएस के साथ चंद मिनटों में हो गया, कौन सा समझौता है भाई? कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? जनता के सामने रखिए। यह चंद मिनटों में जो होती है ना सुमित जी, वो डील होती है, वो राजनीतिक समझौता नहीं होता है। और यहां मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि कोई पैसे की डील हुई होगी। हां यह भी हो सकती है कि भविष्य में मिल बांट के खाना उसकी डील हो गई होगी, क्योंकि कुछ 10 या 20 मिनट में हालात चेंज हो जाए। तो मैं जयवीर जी से पूछना चाहूंगा, कौन सा राजनीतिक समझौता हुआ है? ये तो वही बात हो गई ना, एक व्यक्ति के साथ सुधांशु जी मेरे सवाल का जवाब। और अगर ये भाई अनैतिक डील तो पूरे सुधांशु जी मेरे सवाल का जवाब है ना। जैसे हमने बसपा के 7 या 8 कैसे लेकर आएंगे? बहुत दिन लगे, फिर ऑपरेशन कमल करेंगे, फिर पैसे का बोलबाला होगा कर्नाटक में। बड़ा इल्जाम लगाया आपके ऊपर कुमार स्वामी साहब ने आज, 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, 100 करोड़ का लालच। भाई मैं बहुत अच्छी बात हम कहना चाह रहे हैं। क्या कुमार स्वामी साहब यह बात मानते हैं कि उनकी पार्टी के लोग बिकाऊ हैं? क्या वो लोग टिकाऊ नहीं है क्या? अगर वो तो नहीं बिके, पर आपने खरीदने की कोशिश तो की, यही तो आरोप है आप पे। तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी सरकार में रह चुके हैं, हमारे साथ भी गठबंधन में सरकार में रह चुके हैं। इसलिए अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो राजनीतिक दल को आरोप तथ्यात्मक लगाना चाहिए। देखिए 2 प्रकार के एलिगेशन होते हैं, वाइड एलिगेशन एंड सब्सटेंटिव एलिगेशन। एक होता अनर्गल आरोप और एक होता तथ्यात्मक आरोप। तथ्यात्मक आरोप लगाइए, जांच करिए, जो दोषी होगा 1 मिनट समय जी, सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। मैं आता हूं जयवीर, मैंने आपको बहुत टाइम दिया। और 2 पैनलिस्ट हैं। गुंजा, क्या ये पूरी की पूरी कवायद 2019 के लिए हो रही है कि किसी भी कीमत पर कर्नाटक में सरकार बनाकर सामने वाले का मोराल तोड़ दो और 19 के लिए उसको घेरा जा सके? क्या इस करने से, जेडीएस और कांग्रेस के, राहुल गांधी के करने से, क्या नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा सकते हैं ये? नहीं, देखिए ये तो थोड़ा बचकाना होगा ये सोचना कि एक स्टेट से जो पार्टी आज मोर देन ऑलमोस्ट सारे देश स्टेट्स पे उनका गवर्नेंस है, वो उनका मोराल डाउन कर सकते हैं। मोराल डाउन करने की बात नहीं, आई थिंक इस समय कांग्रेस अपना मोराल सेव करने के लिए, अपने काडर का मोराल जो है वो डिमोटिवेटेड ना हो जाए, आई थिंक वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर कर्नाटका में ये सरकार नहीं बना पाए तो आप सोचिए सुमित जी, पूरे देश में इस समय एक भगवा राज हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत का जो पहला वादा प्रधानमंत्री कहेंगे मैंने पूरा करके दिखा दिया, अब मुझे दूसरा टर्म दो। तो इसलिए की सरकार बनके भी कांग्रेस की सरकार तो होगी नहीं, इसलिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो देखिए वो बात नहीं है। देखिए जब बिहार में हम क्या कहते हैं, हम ये नहीं कहते नीतीश की सरकार है, लेकिन जब गिना जाता है भाजपा की सरकारों में तो बिहार भी आता है। और जहां तक सुधांशु जी की बात है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, 20 मिनट में डील हुई, तो सुधांशु जी ये हमने रातों रात आपकी भी सरकारें बदलती देखी हैं। और कांग्रेस और जेडीएस की बातें हमेशा से चल रही थी। बिहार तो बेस्ट एग्जांपल, सिटिंग सीएम जाके इस्तीफा देके फिर शपथ ले लेता है। तो ये जो 20 मिनट में सरकारें बनती हैं ये हमने भी देखी है। तीसरी चीज जो हम कह रहे हैं कि राजीव गांधी के टाइम पे जो हुआ था, तो आई थिंक देश बदल चुका है और जैसा देश वैसा भेष, उस टाइप उसका माहौल चल रहा है। तो आज के जमाने, आज का अगर आप राजनीतिक माहौल देखेंगे, सॉरी बीच में बड़ी खबर, येदियुरप्पा को कल सुबह शपथ ग्रहण के लिए बुला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं राजभवन से
कि बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिल गया है। कल सुबह येदियुरप्पा शपथ ग्रहण कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, औपचारिक पुष्टि जैसी होगी वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन वाजपेयी जी, इस बात की पूरी उम्मीद थी वजूभाई वाला भी पार्टी के साथ गए, जैसे कि इल्जाम लग रहा था कि वो बीजेपी के पुराने साथी हैं। देखिए, इल्जाम तो कोई भी लगाएंगे। गवर्नर अपॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। हाँ बिल्कुल है। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है, पुंछी कमेटी की रिपोर्ट क्या रिपोर्ट नहीं नहीं जिसके पास नंबर है, नहीं ये नहीं कहती। ना 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 ना, फिर गड़बड़ कर रहे हैं। बिल्कुल 3 सिद्धांत प्रिंसिपल उसने सेट किए हैं। और वो प्रिंसिपल क्या क्या है? द ग्रुप विद द लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस, एक तो वो है नंबर 1। नंबर 2 द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एंड तीसरा है द पोस्ट इलेक्टोरल कोएलिशन विद ऑल पार्टीज, एंड फोर्थ है पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस विद द सेम पार्टीज। तो ये नंबर 2 क्या है? तो पहले नंबर 2 की ऑप्शन अवेल की है ना। और उसके पीछे क्या होता है? राज्यपाल के विवेक पे है और उसको स्टेबिलिटी देखनी होती है कि कौन स्टेबल सरकार दे सकता है। तो इसमें कहां गड़बड़ है? तो ठीक किया राज्यपाल ने, सबसे बड़ी पार्टी को बुला के देखिए, आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि राज्यपाल ने सही किया है या नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसको मैं नहीं चैलेंज करूंगी कि वो कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं है, पहली चीज। लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी 5 साल तक, ये चला सकते हैं सरकार येदियुरप्पा जी के साथ, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर 112 का नंबर टच कर सकते हैं तो शायद उन्होंने अपने राइट सेंस में बुलाया है। मेरे साथ दानिश अली जुड़ गए, जयवीर भी है, सुधांशु जी भी है। दानिश अली जी से मेरा बीजेपी को न्योता मिलने की खबर आ रही है। कल सुबह शपथ ग्रहण है येदियुरप्पा साहब का। दानिश अली, राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, सबसे बड़ी पार्टी को बुलाने की बात है। दानिश अली, ये खबर तो खाली फॉर्मेलिटी थी। ये तो दिल्ली से उनके आकाओं से कल ही निर्देश चला गया था क्या कि कल 9:30 बजे शपथ होनी है। ये तो हमें मालूम था क्या क्या होना है। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र की हत्या करने में माहिर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी बेचारे बिस्तर पे इस वक्त तड़प रहे होंगे कि ये मेरी पार्टी क्या कर रही है। अटल जी जब आए थे, जब आपकी आत्मा को क्या हुआ? आपने पूरे चुनाव प्रचार के टाइम पे कहा कि आप किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यही कहा इस डिबेट में, मैंने आपसे पूछा, दानिश अली आपने यहाँ तक कहा कि मैं सर कटा लूंगा। मैंने इस तरह की बातें की आपने। दानिश भाई, किसके साथ जाएंगे? आपने अपने सीरियस कैंडिडेट्स नहीं खड़े सुनाओ, पुरानी साउंड बाइट्स निकाल के तैयार रखिए मेरे पास। 45 कैंडिडेट थे आपके, और मैं ये है असली मौका परस्ती। आप कहाँ से चलाएंगे सरकार कांग्रेस के साथ, जिनको आप टाउन में गाली देते आए हैं? ये आप अरे भाई, आप तो ये भी कह रहे थे कि अमित शाह से डील हो गई कुमार स्वामी की फ्लाइट में बैठ के चले गए, सारी डील हो गई इस दुष्प्रचार का। अरे अमित शाह पे मत जाइए, अपने बयानों की बात करिए ना, जो आपने कहा है, अपने मुंह से कहा है, मेरे शो में कहा है, गुंजा के सामने कहा है। हाँ, हम थे उस शो में, आपने जब ये बोली बात। सुनिए 57%। अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे? आपको अच्छा नहीं लगता है बीजेपी के खिलाफ सुनना? आपको अच्छा नहीं लगता? मैं जेडीएस की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी थी, मुख्यमंत्री बनना है। गुंजा एक मिनट। दानिश भाई, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, उस टेक्निकल फॉल्ट को मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। एक हेडलाइंस लेते हैं, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है कि कल सुबह सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल ने उनको न्योता दे दिया है। हेडलाइंस देखते हैं। हम आगे बढ़े उसके पहले जनता के नतीजे देख लेते हैं। आवाम क्या कह रही है जो इस डिबेट को देख रही है कि यह कर्नाटक में बीजेपी को घेर कर राहुल 2019 में पीएम मोदी को हरा पाएंगे। हाँ कहने वाले 17%, नहीं कहने वाले 83%, 83%। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्विटर पोल में भी हाँ कहने वाले महज 15%, नहीं कहने वाले 85%। कि जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी के रोकने की कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा, उससे अच्छा इंप्रेशन जनता के मन पे नहीं जा रहा है। कम से कम जो लोग इस पोल को देख रहे हैं, शो को देख रहे हैं, उनका ये मानना है। इस बीच बड़ी खबर, कल सुबह 9:30 बजे येदियुरप्पा साहब राजभवन में ही शपथ लेंगे। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल वजूभाई वाला ने उनको न्योता दे दिया है। सुबह 9:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी के विधायक सुरेश कुमार ने बाकायदा ट्वीट कर ये जानकारी दी है। राजभवन में येदियुरप्पा साहब का शपथ ग्रहण होगा। 9:30 बजे का वक्त दिया गया है
और सुरेश कुमार ने इस ट्वीट में बड़ी संख्या में जनता से अपील की है कि वो राजभवन जरूर पहुंचे शपथ ग्रहण को देखने के लिए। हम कोशिश करेंगे सुरेश कुमार का आपका फोन हमको मिल जाए बेंगलुरु से, लेकिन इस बीच में आना चाहूंगा सीधे जयवीर आपके पास। जयवीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुमित जी, आश्चर्य नहीं हुआ, पर दुख इस बात का है कि वज्जू भाई ने पहले मोदी जी के लिए अपनी सीट का त्याग किया था, आज संविधान और कानून का भी त्याग कर दिया। वज्जू भाई से उम्मीद थी वो लोकतंत्र का वजूद रखेंगे, पर उन्होंने मोदी जी का वजूद बैठे एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जयवीर। आप कानून के जानकार हैं, वकील हैं, मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं, और बाकी आपकी मर्जी। बिल्कुल 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 पूरे मैं वकील हूं, मैं 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, कानून की पूरी मुझे जानकारी है, तभी मेरा अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये ऑर्डर गैर कानूनी है क्यों? 14 मार्च 2017 को जब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़का रही थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को लाओ, पैराग्राफ 3 में लिखा गया था नहीं, अगर पोस्ट कोalition में 21 एमएलए थे और कांग्रेस के पास सिर्फ 14 हैं, ये छोड़ दीजिए हमने दावा किया कि नहीं 21 वाले को बुलाया जाएगा। तो आज कानून का पन्ना, संविधान का पन्ना राज्यपाल ने साबित कर दिया है कि भाजपा के लिए अलग है और कांग्रेस पार्टी के लिए अलग है। और अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना है जरूर बुलाइए, गोवा, मणिपुर, मेघालय की सरकार बर्खास्त कीजिए, दोबारा वहां पे न्योता भेजिए और हम सिंगल लार्जेस्ट हमें बुलाएं और हमें अपना बहुमत मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साबित करने पे कर दीजिए। राज्यपाल के निर्णय की नहीं, बात यह है कि जेडीएस आपके साथ स्टेबल गवर्नमेंट बना पाएगी कि नहीं, क्योंकि जेडीएस ने हमेशा कहा कि वो किसी के साथ नहीं करेंगे, फिर उनकी बात भाजपा के साथ नहीं बनी तो वो कांग्रेस के साथ आ गए। तो ये सबके मन में एक शंका आ रही है कि ये तो सिर्फ एक मौका परस्ती की बात हो गई है जेडीएस के लिए। दे आर नॉट सीरियस अबाउट रनिंग द गवर्नमेंट। इट्स बेसिकली कांग्रेस वांट्स कि वहां पर बीजेपी का आदमी ना बैठे, कोई भी बैठ जाए। आता हूं सुधांशु जी में। आदरणीय बैजू जी जुड़ गए। आदरणीय गुंजा जी, जी बोलिए। आदरणीय गुंजा जी, मुझे पूरे विश्वास है कि अगर भाजपा 2 विधायकों के साथ मेघालय की सरकार चला सकती है तो कांग्रेस और जेडीएस 117 एमएलए के साथ कर्नाटका में सरकार चला सकती है। पर यह विषय अब ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि लोकतंत्र की अब फिर से हत्या हुई है। राज्यपाल ने संविधान का सिपाही छोड़ के मोदी जी का सिपाही बनने का पक्ष रखा है। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि ये काम आपके साथ गलत हुआ। सुधांशु त्रिवेदी, क्यों कांग्रेस को नंबर होने के बावजूद भी सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं आप लोग? लगातार कुमार स्वामी और सिद्धारमैया कह रहे हैं कि नंबर हमारे पास है 116, 117। बैजू जी मैं आ रहा हूं इसके बाद, सुधांशु जी की बात के बाद। देखिए, मैं कहना चाहूंगा जो जयवीर जी ने कहा कि वो एक अच्छे वकील हैं, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आपने सारी बात गिना दी और एक वाक्य में आपने कह दिया दावा किया या नहीं किया उससे क्या फर्क पड़ता है। विदाउट एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यू वांट एन ऑफिशियल डिसीजन। बगैर औपचारिक दस्तावेज के औपचारिक निर्णय की अपेक्षा करना क्या आपकी अधिवक्ता सम्मत जो युक्ति है उसके अनुसार सही बैठता है? अब मैं आता हूं इस पे जो आपने हम पे कहा। साहब, अगर आपके साथ 116 विधायक हैं तो सदन के पटल पर सिद्ध कर दीजिएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं 22 फरवरी 1998 उत्तर प्रदेश की विधानसभा कल्याण सिंह जी की सरकार थी और जिसे उस समय रमेश भंडारी जी के द्वारा डिस्टेबलाइज कर दिया गया था और कांग्रेस की जगदंबिका पाल जी, यद्यपि वो आज हमारे सांसद हैं, उनको शपथ दिला दी गई थी। हमने कहा था हमारे पास बहुमत है, सदन के पटल पर हमने उन्हें डिफीट करके बहुमत सिद्ध कर दिया था। आपके पास है, आप सिद्ध कर दीजिएगा। एसआर बोम्मई केस भी यही कहता है, किसी दल के पास बहुमत है या नहीं, इसकी जगह केवल एक हो सकती है, सदन का पटल किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता। बैजू जी, हम और आप तो यहाँ पर टीवी बैजू जी मैं आता हूँ। बैजू देखिए आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी कोई है, कभी नहीं मांगा, सबसे अधिक चर्चा की जो पार्टी है वो जनता दल सेक्युलर है। आज मैं आपसे मांग के ले रहा हूँ। नहीं जयवीर भाई, आप ही के साथी के पास जा रहा हूँ, कहीं और नहीं जा रहा हूँ, चिंता मत करिए। जिनके कंधे पे रख के आप बंदूक चला रहे हैं ना, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। बैजू नारायण साहब, जनता दल सेक्युलर के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं। जयवीर भाई आपकी इजाजत से। बैजू जी मैं ये जानना चाहता हूँ, राज्यपाल कल सुबह शपथ दिला रहे हैं येदियुरप्पा को, क्या इस बात की क्या गारंटी है कि जो भी वक्त मिलेगा मुख्यमंत्री को उसमें सेक्युलर जेडीएस टूटेगी नहीं? सर, मैं येदियुरप्पा जी को शुभकामना देता हूं।
जो 800 करोड़ रुपया लगा के जो सरकार 10 दिन के लिए बना रही है, ये हर एक एमएलए के लिए 100 करोड़ दे रहे हैं बीजेपी पार्टी ने। ये 100 करोड़ 800 करोड़ कहां से आया? ये ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, और ये जो है सरकार की बीजेपी की पैसा है या कोई पॉलिटिकल ये जो उद्योगपति का पैसा है? बात कर रहे हैं बैजू जी? हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए किसी से आदेश नहीं। बैजू जी या तो प्रूफ दीजिए या ये साबित करिए कि आपने कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन नहीं किया था और आप कांग्रेस के साथ में सरकार बना रहे हैं। आरोप नहीं लगाने चाहिए, मेरी तीखी आपत्ति है। सर प्रधानमंत्री जो है, आप आकर सर प्रधानमंत्री जो छोटे मोटे उद्योगपति है जिसके 2 लाख के ऊपर डाल दिया, नोटिस ठोक देते हैं। यहाँ पे 800 करोड़ लग गया, 800 करोड़ भ्रष्टाचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के अंडर। अरे तो नाम तो बताइए किसने दिए? बैजू जी नाम बताइए किसने किसको फोन किया? कहां से आया? बैजू जी नाम बताइए किसने किसको फोन किया? ये मेरा इल्जाम है आप पे। क्या आप कह रहे हैं कि हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए? चले जा रहे हैं, ये नहीं ये मुझे बताइए बैजू जी। कहना है बैजू जी सर देश को किस तरफ बैजू साहब लिसन टू दिस। सर बैजू साहब सुनिए, सर बीजेपी बैजू साहब सुनिए, बैजू साहब लिसन टू दिस। बैजू साहब बैजू साहब मेरी बात सुनिए, मौका दीजिए। आप राष्ट्रीय चैनल पर है, किसी कन्नड़ चैनल पे नहीं है कि बच के निकल जाएंगे। मुझे नाम जानना है किस बीजेपी के नेता ने किस जेडीएस के विधायक को फोन किया? नाम बताइए दोनों का, खुली चुनौती। और नाम नहीं बता रहे हैं तो क्या मैं ये मानूं कि लाइव डिबेट में अपना रेट बता रहे हैं आप लोग? सर जी कि हमको 100 करोड़ चाहिए, मंत्री पद चाहिए, इज इट अ सिग्नल? सर जी देखिए सर, सुमित जी देखिए, लाइव डिबेट आपका नहीं है, पूरा देश को जो है हमारा स्टेट प्रेसिडेंट सवेरे उन्होंने भी नहीं दिया, कुमार स्वामी साहब ने, उनसे पूछते रहेंगे हम लोग। ये लोग ऑफर किया हुआ है। गिव मी द प्रूफ सर, गिव मी द प्रूफ। मैं आपके साथ कोर्ट चलूंगा। सुमित जी हम साथ चलेंगे कोर्ट। प्रूफ यही है, लोकतंत्र की हत्या करने को लेकर हम साथ चलेंगे लड़ाई में। सर एक काम कीजिए, उसको बोलिए सर जी उसको बोलिए सर प्रूफ देंगे, पहले उनको बोलिए आईटी का छापा जो है बीजेपी का ऑफिस में मारिए। नाम क्यों नहीं बताते आप? Why don't you disclose the name? नाम बताइए। भाजपा में नहीं गली तो अब आप कांग्रेस में आ गए। सर पूरा देश देख रहा है, अब पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है लगता है। देखिए इसको अनाप शराब दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। ये अनाप शराब आरोप न लगाइए। इस तरह से चैनल पे आप किसी को प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बातें नहीं कर सकते। 3,500 इस ढंग से एक राष्ट्रीय चैनल के प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते आप। इस ढंग के अनाप शराब और बकवास आरोपों को लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। सर जी कौन सा प्लेटफॉर्म का उपयोग है? मैं मान सकता हूँ कि आप देखते हुए आपके पास पूरी छूट है। नहीं तो कहां से बैजू जी को सर जी बताइए, आप कोर्ट में घसीट लें। 8 नंबर कहां से आ जाएगा? बैजू जी आपने जितने कैंडिडेट खड़े करे वो तो कांग्रेस का वोट पंचर करने के लिए थे। 8 विधायक आज आप उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए, ऐसा क्यों? कोई जवाब नहीं इनके पास। सुमित जी 100 करोड़ सुमित जी 8 विधायक कहां से आएगा ये बताओ। क्या मैं अंदर बोल सकता हूं? कहां से आएगा मेरा बात। सुमित जी बोलिए ना। सुमित जी देखिए, आप जो है 8 विधायक कहां से आएगा? ऊपर से टपक रहा है क्या? भाई मुझे क्या पता, आपके विधायक हैं, आप जाने कोशिश लगा कहां से टपकेंगे, कहां से उनको बचा के रखेंगे अपने पास। आईटी का छापा मारा है, ये आपको तय कर रहे हैं बैजू जी। जयवीर देखिए सर, जयवीर क्या आप इस बात को इंडोर्स करेंगे? बगैर सबूत के 100 करोड़ का नाम लेना क्या ये जायज है जेडीएस के लिए? सुधांशु जी इसके बाद जयवीर को बोलने दीजिए। पहले तो सुमित जी अगर मेरी गणित ठीक है, आपने 3 बार ही कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब सुधांशु जी बोल रहे थे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया, आपने कहा जेडीएस का क्लिप चलाइए, आप अपने चैनल पे चलाइए। किसी भी आपके एंकर ने कहा हो ये बिल्कुल गलत हुआ, कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के बावजूद मेघालय मणिपुर में ना बुलाया गया हो, वो मैं क्लिप दिलचस्पी से देखने को इंतजार करूंगा। आज बात लोकतंत्र की है कि अगर कानून वही राज्यपाल वही संविधान कैसे रातों रात वो पन्ना
वो संविधान, वो प्रावधान बदल गया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को क्यों बुलाया गया? क्यों जब कांग्रेस मांग कर रही थी क्यों नहीं बुलाई? से अपनी सोच और समझ होती है। कोई देखिए, गुमराह मत करिए। दिखाइए पैराग्राफ नंबर 3 पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ाइए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, निकालिए अपने स्क्रीन पे। आपको कर्नाटक में हार मिली है, नहीं पता, मुझे यहाँ टिप्पणी मत कीजिए। आप बैकडोर से सुप्रीम सत्ता में आना कोर्ट चाहते का हैं ऑर्डर और उसके चलाइए लिए अपने आप चैनल पे। अरुण जेटली का ट्वीट पढ़ाओ। रुकिए कमीशन ने कहा है आप और उनसे क्या एक मिनट केस है, रखे मेरे भाई, प्रसाद का केस है, जुडिशियल वर्डिक्ट है। ये रहा अरुण जेटली का ट्वीट, ये रहा अरुण जेटली का ट्वीट। अरुण जेटली कह रहे हैं जिसका पोस्ट कोएलिशन होगा उसको राज्यपाल बुलाएगा, उसको राज्यपाल बुलाएगा। ट्वीट जनाब आप सब लोग हर स्टेट की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी की अति महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। रणदीप सुरजेवाला, पी चिदम्बरम साहब मौजूद हैं और कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर राज्यपाल के इस फैसले का विरोध किया है, उस पर दुख जताया है कि राज्यपाल ने कांग्रेस की बात नहीं मानी। कांग्रेस ने अपने नंबर भी दिए थे और उसके बाद भी उस चिट्ठी दी थी, उसके बावजूद भी राज्यपाल ने उनके बात को नहीं माना। कपिल सिब्बल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पी चिदम्बरम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और राज्यपाल के फैसले पर दुख जताया है कांग्रेस पार्टी ने। कल सुबह 9:30 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है येदियुरप्पा साहब का। तुरंत हाजिर होते बड़ी बहस जारी है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। हम तो पूछे जा रही है, बड़ी खबर की तरफ जाएं इसके पहले जनता के नतीजे देख लेते हैं कि क्या जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी को घेरने की कोशिश राहुल गांधी ने की है 2019 में, वो मोदी को हरा पाएंगे इस स्ट्रैटेजी से। 85% लोग नहीं में जवाब दे रहे हैं एसएमएस पोल में। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं। ट्विटर पोल में भी नहीं की संख्या ज़्यादा है। ट्विटर पोल में भी 85% नहीं में ही जवाब दे रहे हैं। इस तरीके से, इस हथकंडे से लगता नहीं है कि मोदी को राहुल हरा सकते हैं 19 की लड़ाई में। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक और महत्वपूर्ण बयान आपको सुनवाना चाहूँगा। जनता दल सेक्युलर जो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी, उसके लिए एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि येदियुरप्पा जी को शपथ के लिए राज्यपाल ने बुला लिया है। औपचारिक तौर पर 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है बहुमत साबित करने के लिए, और कल सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ येदियुरप्पा लेने वाले हैं। राजभवन में यह कार्यक्रम होगा, उसमें शपथ ग्रहण होगा। सुबह 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर है, जो जानकारी मेरे पास है, और फिर 1 हफ्ते के भीतर उनको बहुमत साबित करना होगा कि उनके पास कर्नाटक विधानसभा में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर एमएलए उनके साथ हैं या नहीं हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी बने हुए हैं, जयवीर शेरगिल भी हैं, बैजू नारायण भी हैं, वाजपेयी जी भी हैं और जयवीर शेरगिल भी हैं। बैजू जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको बयान सुनवाना चाहता हूँ। 1 हफ्ते पुराना है, आप ही के पार्टी के एक बड़े नेता का है, सुनाइए सर। दानिश अली साहब का, जो हमारे साथ डिबेट में बैठते थे, क्या कहते थे? सुनाइए सर, फिर आप जवाब दीजिएगा इसका। क्या हम दानिश अली का साउंड बाइट प्ले कर सकते हैं? जी, अरुण जेटली जी का भी चलाइए बयान, सुनाइए। दानिश अली का साउंड बाइट सुनाइए, फिर हम जवाब लेते हैं बैजू नारायण से। जयवीर भाई आता हूँ, जयवीर भाई आता हूँ, जयवीर भाई आता हूँ। सेकुलर भाजपा और कांग्रेस दोनों खिलाफ है। जेडीएस किसी कीमत पर बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी। कर्नाटक की जनता जेडीएस बीएसपी अलायंस को फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाने का ठीक है। बैजू साहब, हम किसी को सपोर्ट नहीं देंगे, सुना था आपने? हाँ सर, बोलिए। फिर क्यों सर जी, फिर कांग्रेस से सपोर्ट क्यों ले लिया? जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी वालों को पूछिए। जम्मू कश्मीर के ज्ञान मत दीजिए मुझे सर। जम्मू एंड कश्मीर में क्यों लिया? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? फिर सर जम्मू एंड कश्मीर क्या बात कर रहे हैं? सुमित जी, अरुण जेटली जी का ट्वीट भी चलाइए। सब पोस्ट इलेक्शन का बात छोड़िए, चलाइए अपने शो पे। सर जी बोलिए, बैजू साहब बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। एक मिनट भाई, पहले हेलो सर जी, आप जो है मुद्दे से अटक रहे हैं, मुद्दे से अटक रहे हैं। राहुल गांधी के भी बहुत से ट्वीट चलेंगे। सुमित जी, ट्वीट मत चलवाइए। राहुल गांधी का जब दलित आंदोलन सुमित जी, मुद्दे पे आइए। कर्नाटक का इलेक्शन में कल क्या होगा? 8 तारीख को
कर्नाटक में 8 विधायक कहाँ से लेके आएंगे? आप मुद्दे पे आइए ना। जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया है और अभी भी प्रधानमंत्री बोला कहाँ इस तरीके से नौता बनेगी। 2 करोड़ नौकरी कहाँ से आया? प्रधानमंत्री का बात लीजिए ना सर। मोदी जी के हाथ में प्रधानमंत्री 2 करोड़ का जॉब देता हूँ कहा दिया। जब कांग्रेस साहब आप इसके बारे में बात कीजिए सुमित जी। वो क्लिप चलाओ जा कहा सुमित जी तो प्री पोल अलायंस क्यों नहीं की देवगौड़ा जी से? जिसने कहा कि इससे मैसेज जाता आपका। कोalition आप किस तरीके से प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे जब अलायंस को साथ नहीं रखेंगे? अपना बयान चलाओ। सुमित जी 2 करोड़ नौकरी आपने मोदी के खिलाफ बोला। हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग होती है, हर गवर्नर अलग है, उसका अपना विवेक है, वो किसको बुलाएगा और उसका क्राइटेरिया ये है कि स्टेबिलिटी। देखिए वाजपेयी जी जाओ कि तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। जयवीर साहब मान जाओ कि तुम घुटने टेकते हो मोदी जी के सामने। अरे किस चीज का घुटने? राजनीति में आपने घुटने टेके, कौन घुटने टेकेगा किसी के सामने? जब गोवा में हर पार्टी अपनी राजनीति करती है गलत हुआ था और सही में घुटने हमारे हक में बोला था। जयवीर बाबू ये सारी दुनिया देख रही है। हिम्मत है और कंधा है तो बयान चलाओ अपना कि कांग्रेस के साथ गोवा में गलत हुआ। की बात करते हैं क्यों राजनीति में कोई घुटने टेकेगा? निकल रही राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो से चलती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है और इसी एरोगेंसी की वजह से राहुल गांधी यहाँ पहुंच गए हैं कि रीजनल पार्टी हावी हो चुकी है आप लोगों के ऊपर। आपका किस तरह की एरोगेंसी कर रही है? जयवीर जी वाजपेयी जी 1 मिनट, बहुत कम वक्त बचा है। लेट्स हैव कंस्ट्रक्टिव सवाल जवाब। सुधांशु जी, राहुल गांधी ने चाहे जैसे भी हो अंत में इस बात को माना कि अलायंस का जमाना है। हारने के बावजूद भी वो कुमार स्वामी को सीएम बनाने को तैयार हो गए। वो अकोमोडेटिव दिख रहे हैं। 19 की लड़ाई में ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव सब बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं और ये सब अगर राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी इनके पीछे आ जाते हैं तो लगता नहीं है कि बीजेपी के लिए मुसीबत आने वाली है? देखिए मैं इसका भी उत्तर देता हूं और मैं ये भी कहूंगा जयवीर जी से पूरी विनम्रता के साथ, जितनी बार आप बोलेंगे गोवा में उतनी बार मैं पूछूंगा आपके किस नेता ने किस तारीख को राजभवन जाकर दावा किया था? बताइए, जवाब दीजिए, किस नेता ने जाकर दावा किया था? हाँ मैं देता हूं जवाब। या प्रलाप कितनी बारी सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ नंबर 3 कहता है कि गवर्नर ने जो आप जब बोल रहे थे मैं शांत था। सुधांशु जी आप मुझे जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के आइए, दर्शकों को गुमराह मत कीजिए। उसमें लिखा था भाजपा के 21 एमएलए हैं और कांग्रेस के 14 हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस बात में तय नहीं था। मेघालय में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ? हमेशा गवर्नर साहब कांग्रेस के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं और भाजपा के लिए दरवाजे खोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है हर बार? वही भाजपा, वही अरुण जेटली जो पहले ट्वीट करते थे कि राज्यपाल संविधान को बाकी है। हाँ मैं बोल रहा हूँ जयवीर, मुझे पूरी हमदर्दी आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। जयवीर, हमको पूरी हमदर्दी आपके साथ और पार्टी के साथ। इस गठबंधन को न्योता मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे बताइए जयवीर मुझे बताइए ना। बैजू नारायण जी ने जो बोला ये 100 करोड़ का फिगर कहां से आया भाई? ये 100 करोड़ का फिगर इनका बोलना यह दर्शाता है क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि 40 विधायकों के लिए 4000 करोड़ की डील हुई है? सर जी आपका नेता, इन्होंने बोला, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। अरे इन्होंने पार्टी के पास 1000 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ क्या चीज है? नोटबंदी के बाद नोटों से लोकतंत्र खरीदना चाहते हो? बैजू नारायण जी ने जो संख्या नोटबंदी के बाद नोटों की बोरियों से लोकतंत्र खरीदना चाहते हो? 1000 करोड़ रुपया कहां से आया नोटबंदी के बाद? गुंजा बोल रही है। बैजू नारायण जी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जेडीएस का मुख्यमंत्री बन जाए। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए। गुंजा मैं यही बोल रहा हूँ। अगर सुधांशु जी अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी सीरियस थी और वहां पर सरकार बनाना चाहती थी तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए था? इस बड़े अलायंस में कांग्रेस बड़ी पार्टनर है। मैं वही कह रही हूँ, इस वक्त सिर्फ जेडीएस की मौका परस्ती एक्सपोज हो चुकी है। जेडीएस की कांग्रेस की मोर केपेबल लीडर देन कुमार स्वामी। जेडीएस की कांग्रेस की तो मौका परस्ती है कि किसी भी कीमत पर हम बीजेपी को कुर्सी नहीं देंगे। उनको अपने क्या लक्ष्य उनका? आप उनका लक्ष्य क्या समझते हैं? उनका लक्ष्य क्या है?
नहीं, उनको अपने काडर का मोराल ऊपर रखना है। कई बार वो लोग हार चुके हैं, तो मैं तो मोराल ऊपर रखने के लिए हम सरकार छोड़ दें? नहीं, हम छोटी पार्टी का सीएम बना लें? नहीं, सरकार नहीं छोड़ दे। छोटी पार्टी का सीएम तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मेरी बात इतनी है कि इस समय बैजू नारायण जी जो कह रहे हैं ना कि कर्नाटक का मैडम, आप कौन होते हैं बोलने के लिए? आप कौन होते हैं? बीजेपी वाला कौन होते हैं बोलने के लिए? सीटें आपसे ज्यादा है। बीजेपी नागरिक है भाई, बोलने के लिए। देश की नागरिक है, सवाल पूछने का अधिकार हम ही लोगों को आपसे है। आप भाग नहीं सकते हम लोगों से। बैजू जी, नेता बनने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि भाग जाए। रेड्डी सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। 1 लाख करोड़ लेके चले गया, उसके बाद में बात मत कीजिए। लगाया और फिर क्या किया? सुमित जी, क्लिप तो चलाइए ना, जब मेघालय मणिपुर में भाजपा को मौका परस्त क्लिप चलाइए। मैं देखना चाहता हूं। जाने की जरूरत ही नहीं है आज जयवीर, उस क्लिप की कोई जरूरत ही नहीं है। दिखाइए, उस क्लिप की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं दिखाऊंगा। गोवा में आपके नेता पहुंचकर सो रहे थे और बीजेपी के नेता दिल्ली से पहुंचकर गवर्नर से मिलकर क्लेम कर देते। क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? क्यों हुआ ये? कांग्रेस के नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आया? गोवा में आके भाजपा करे, आप गए थे राज्यपाल के पास। सुमित जी, आप राज्यपाल के पास गए थे। जयवीर, प्रूव इट रॉन्ग। एक भी कांग्रेस का नेता राज्यपाल गोवा के पास गया था कि नंबर है मेरे पास? वहां जाके आराम से बैठ गए, गोवा में छुट्टियां मना रहे थे। इस तरीके से थोड़ी राजनीति होती है। और शायद उसी की सीख थी कि कर्नाटक में 24 घंटे पहले कांग्रेस ने अपने नेताओं को बिठा दिया। कांग्रेस भाप गई कि गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत को भेजना जरूरी है, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा आएगी, सीट्स का मैनिपुलेशन करना पड़ेगा और लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने 2 बड़े नेताओं को बेंगलुरु में स्टेशन कर दिया और उसका फायदा भी हुआ। बातचीत के रास्ते खुले देवेगौड़ा के साथ, कुमारस्वामी के साथ। ये अलग बात है कि नंबर इतने नहीं आ पाए कि गवर्नर को कन्विंस कर पाते। खैर, कल सुबह येदियुरप्पा की शपथ है 9:30 बजे। शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं सौबात की एक बात के लिए किशोर के पास।